राजनीतिनामा बिहार का इस चैनल के नए वीडियो पर आपका स्वागत है। मैं कुमार विजय। जैसा हम लोगों ने पहले भी कहा था कि 22 मार्च बिहार दिवस है और उससे पहले हम लोग बिहार निर्माण के विभिन्न दौर से गुजरेंगे और उससे संबंधित वीडियो आपके पास लाएंगे। इस बीच बिहार में कुछ राजनीतिक घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि उस पर कुछ वीडियो लाना पड़ा और इसमें कुछ अंतराल हुआ। तो आज हम लोग बिहार निर्माण के तीसरे वीडियो में हैं और इस वीडियो में हम लोग 1757 से 1792 के पीरियड को कवर करेंगे। इसका मूल उद्देश्य है कि 1757 पलासी का युद्ध होगा और बिहार जिस तरह से बंगाल के नवाबों के अधीन था उसी तरह से अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। 1792 हम लोगों ने एक डिवाइडिंग लाइन इसलिए रखा कि वीडियो भी बड़ा हो जाता है, लेकिन 1792 के बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जो पूरा बंगाल प्रांत है, इस प्रांत में अंग्रेजों ने एक नई रेवेन्यू सिस्टम लागू की जिसको परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली कही जाती है। यह भारत में अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई पहली अस्थायी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है और इसके पूर्व इन लोगों ने बहुत ही अराजकतापूर्ण तरीके से इस क्षेत्र में रेवेन्यू वसूला, विशेषकर जब इन्हें दीवानी अधिकार 1765 में मिल जाता है। तो हमारा जो सीरियल है, हमारा जो वीडियो का अंक है, ये इसको हम लोग हम बिहार हैं के नाम से चला रहे हैं और बिहार के विभिन्न पक्षों को हम लोग इसमें उजागर करने का प्रयास करेंगे। हमारा राजनीतिक खबरों पर सनसनीखेज खबर देने का चैनल नहीं है। हम लोग बिहार से संबंधित इतिहास, भूगोल और जो भी बिहार के संदर्भ में हमको बेहतर जानकारी मिलती है, हम आपको आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। और यह हमारा चैनल क्रॉनिकल एकेडमी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, जो बिहार में 94 से कोचिंग इंस्टीट्यूट है और 94 से 1991 से हम यहाँ पर हैं। बच्चों को गाइड कर रहे हैं, बिहार की परंपराओं को, बिहार की मिट्टी से जन्मे हुए लोग हम लोग हैं और हम उन परंपराओं को जारी रखे हुए हैं। हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, 73rd बीपीएससी के लिए 1 साल का फुल कोर्स हम फ्री दे रहे हैं। इसमें टोटल फ्री, मतलब इसमें टैक्स लगेगा और एडमिशन फी लगेगा और कोर्स फी टोटल फ्री है। और इसमें ईडब्ल्यूएस के 20 बच्चे होंगे, ओबीसी के 15, शेड्यूल कास्ट के 15 और मुस्लिम्स के 10, यानी कुल मिला के 60 बच्चों का ये कोर्स होगा। और ये केवल टैक्स छोड़कर, एडमिशन फी छोड़कर जो मामूली है, वो कोर्स फी टोटल का टोटल फ्री है। 1 साल हम लोग पढ़ाएंगे आपको। इसके अलावा एनसीईआरटी का कोचिंग जो काफ़ी टीडियस होता है, जहां हमने कहा कि बीपीएससी में हम लोग 33 बुक्स पढ़ाते हैं, यूपीएससी में 41 किताबें पढ़ाते हैं। इसमें पूरा 8 से 10 महीने का टाइम लगता है पढ़ाने में। सभी विषय के अलग अलग शिक्षक होते हैं। इसमें भी हमने ऑफलाइन क्लासेस में 50% छूट देने का फैसला किया है। आप सभी तुरंत आकर संपर्क करें, सीट लिमिटेड है। एक बैच हम फ्री वाला सभी में चलाएंगे, सभी कोर्सेज के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1757 सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान की मृत्यु होती है और सिराजुद्दौला जो उसका नाती है वह बंगाल का नवाब बनता है। नवाब का नाती था। सिराजुद्दौला के बारे में अंग्रेजों का ओपिनियन बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि सिराजुद्दौला का भी अंग्रेजों के बारे में अच्छा ओपिनियन नहीं था, क्योंकि एक राजकुमार के नाते वो पटना में भी रहा था। पटना में अपने नाना के खिलाफ ही विद्रोह किया, लेकिन बाद में वो सलट गया। लेकिन सिराजुद्दौला ने अंग्रेज और भारतीय व्यापारियों के चालाकियों को अपनी आंखों से बड़ी शिद्दत से देखा था। लेकिन चूंकि अलीवर्दी खान एक सीजन्ड आदमी था, वह बहुत सारे कारगुजारियों पर आंख बंद कर लेता था, क्योंकि वह लोगों के साथ एडजस्ट करके चलता था। लेकिन सिराजुद्दौला एक नया आदमी था। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की चालाकियां और उनकी जो गड़बड़ियां थी वो पसंद नहीं थी। अंग्रेजों को पता था कि सिराजुद्दौला सब कुछ समझता है, वास्तविकता समझता है, तो उसके साथ उसका उन लोगों का एडजस्टमेंट अच्छा नहीं होगा। पहले भी आपको मैंने बताया कि मुगलों ने ही अंग्रेजों को बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक देकर टैक्स फ्री
व्यापार करने का अनुमति दिया था। उसमें दस्तक जारी होता था, दस्तक एक पत्र होता था जिसके द्वारा या जिसके पास भी होता था उसे व्यापार में टैक्स नहीं देना था, तो ये टैक्स फ्री था। लेकिन यह दस्तक केवल अंग्रेज व्यापारियों के लिए निमित्त था। लेकिन अंग्रेज भी चोरी करने में वर्ल्ड के मास्टरे आज भी रहे हैं। अंग्रेज क्या करते थे कि वह दस्तक भारतीय व्यापारी को भी देते थे। भारतीय व्यापारी दस्तक लेकर कहता था कि हम अंग्रेजों के एजेंट हैं, तो नवाब को जो भारतीय व्यापारियों से भी कर मिलना था वो नहीं मिलता था। तो एक तो अंग्रेज कर नहीं दे रहे थे और दस्तक का मिसयूज कर अंग्रेज भारतीय व्यापारियों को, मान लीजिए कि 2 रुपया का लाभ हुआ भारतीय व्यापारी को, तो अंग्रेज 1 रुपया अपने घूस ले लेंगे, 1 रुपया भारतीय व्यापारी को फायदा हुआ और नवाब का टोटल लॉस हुआ। तो बहुत दिनों से नवाब इसका नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के इस गलत व्यापारिक नीतियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया, तो दोनों में मतभेद भी शुरू हो गया था, इसलिए वो काम शुरू था। तो 1756 में, कहीं मैंने शायद बोल दिया, 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बनता है। इसी समय में दक्षिण भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटिक वार शुरू होता है। और कर्नाटिक वार जब शुरू होता है तो जब राइवलरी शुरू हुई कहीं और, उसका प्रभाव सभी जगह पड़ता था। यूरोप में झगड़ा होगा, प्रभाव भारत में भी पड़ेगा। तो भारत में और बंगाल में अंग्रेजों की फैक्ट्री का मतलब यहाँ गोडाउन होगा, फैक्ट्री कासिम बाजार में था और फ्रांसीसियों का चंद्रनगर में था। अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने दोनों ने बिना पूछे, सिराजुद्दौला से बिना पूछे, अपने अपने फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया। जब सिराजुद्दौला को पता चला तो सिराजुद्दौला को बट नेचुरल लगेगा कि उसकी अथॉरिटी डिफाई की जा रही है। नवाब वो है और उसके राज्य में आप कोई भवन बनवाने लगेंगे बिना उसकी अनुमति के, आप बाहरी आदमी हैं, तो स्वाभाविक है कि आप उसके अथॉरिटी के सोवरेन अथॉरिटी को वायलेट कर रहे हैं। सिराजुद्दौला ने तुरंत दोनों से कहा, अंग्रेज और फ्रांसीसियों दोनों से कहा कि अपने अपने फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन बंद करो। फ्रांसीसियों ने बात मान ली और चंद्रनगर की फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन बंद कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि हम सुरक्षा कारणों से फोर्टिफिकेशन जारी रखेंगे क्योंकि हमको फ्रांसीसियों से डर है। लेकिन सिराज का कहना था कि जब तुम मेरे राज में रह रहे हो तो तुमको फ्रांसीसियों से क्या लेना देना है, हम नवाब हैं, हमारे यहाँ कंप्लेन करो, हम उसका करेक्शन करेंगे, हम उसका उपाय करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने सिराज के बात का उल्लंघन किया, जिसके बाद सिराजुद्दौला ने उसके कासिम बाजार फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। वहाँ से जो अंग्रेज थे, जब कासिम बाजार फैक्ट्री पर हमला हुआ तो बहुत सारे अंग्रेज अफरा तफरी में फुल्टा नामक द्वीप पर भाग गए। बहुत सारे कुछ अंग्रेज वहाँ पकड़े गए। उसी के परिणाम स्वरूप एक इतिहास में आपने सुना होगा कि ब्लैक होल ट्रेजेडी, काली कोठरी की दुर्घटना का जिक्र किया जाता है बार बार। हॉलबेल एक अंग्रेज था जो उस समय वहां था और उसी ने इस कहानी को गढ़ा है। और कुछ लोग कहते हैं कि 6 से 8 लोगों के रखने की रूम थी। 23 जून था और ये जून का महीना था और उस समय सिराजुद्दौला ने उन अंग्रेजों का कहना है कि 150, कुछ लोगों का कहना है कि 154 लोगों को कैद करके उस कोठरी में रख दिया गया। गर्मी का दिन था और सुबह जब रूम खुला तो उसमें अधिकांश लोग मर चुके थे, कुछ लोग ही बचे, आउट ऑफ सफोकेशन मर गए। अब इसके लिए सारे अंग्रेज सिराजुद्दौला पर दोष देते हैं कि वो कितना इनह्यूमन आदमी था कि उसने उस गर्मी के महीने में 154, 150 प्लस अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जहां से हार्डली 15-20 आदमी रखे जा सकते थे। और वो कहानी हॉलबेल के द्वारा पॉपुलर की गई और सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए हर जगह पर उसको कोट किया गया कि सिराजुद्दौला तो बहुत ही गंदा और खराब और अमानवीय आदमी था, राक्षस प्रवृत्ति का आदमी था, उसने अंग्रेजों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। लेकिन इस तथ्य की जब जांच करेंगे आप तो हॉलबेल की कहानी टोटल गलत साबित होती है। अब सवाल है कि आदमी कोई बोरा तो नहीं है, जहां 5, 6 या 10 आदमी जिस रूम में रह सकते हैं वहां कोई कैसे 150 आदमी को रख देगा, यह संभव नहीं है।
कुछ लोग रहे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन ये जो कहानी, दूसरी कहानी ये है कि जब सिराजुद्दौला वहां हमला किया, अंग्रेज भाग गए, तो बहुत सारे बूढ़े बच्चे अंग्रेज पकड़े गए निश्चित रूप से। और सिराजुद्दौला को रिपोर्ट किया गया कि इन अंग्रेजों को कहीं पकड़े गए हैं, तो सिराजुद्दौला ने कहा कि इनको कहीं रखो। अब वहां जेल तो था नहीं कि जेल में रखा जाएगा, तो एक कमरा था उसमें रखा गया। जैसे जैसे शाम होने लगी, रात होने लगी, कमरे में सफोकेशन तो हुआ और वो लोग चिल्लाने लगे। अब सिराजुद्दौला के सोने का टाइम हो गया था। जब उन लोगों को डिस्कम्फोर्ट हुआ तो कोई प्रहरी को इतना हिम्मत नहीं हुआ कि सिराजुद्दौला को जगा कर पूछे कि इनको प्रॉब्लम हो रहा है, इनके साथ क्या किया जाए। तो सिराजुद्दौला वाज नो वे इन्वॉल्व। तो प्रहरियों की हिम्मत नहीं हुई कि अपने नवाब से जाकर या जगा कर उसे पूछे। शुरुआत में जिन लोगों ने रखा, कहाँ रखा, इसकी जानकारी जो भी कहा जाता है सिराजुद्दौला को नहीं थी। निश्चित रूप से सफोकेशन हुआ होगा, कुछ लोग मरे होंगे, लेकिन कतई 150 आदमी वहां नहीं रखे गए थे। ये हॉल बेल की कथा ये फैक्चुअल नहीं है, ये बहुत ज्यादा ओवरफ्लेटेड है, इन्फ्लेटेड है, और सिराजुद्दौला को बदनाम करने के उद्देश्य से काली कोठरी की दुर्घटना को ज्यादा इतिहास में रंग दिया गया ताकि सिराजुद्दौला को बदनाम करें। क्योंकि बाद में जब सिराजुद्दौला को ये रिप्लेस करेंगे तो कहने को रहेगा इनको कि गलत आदमी को हमने रिप्लेस कर दिया है। खैर, इसके बाद सिराजुद्दौला फिर अपने मुर्शिदाबाद लौट आया। कासिम बाजार की फैक्ट्री का जिम्मेदारी जिनको दिया गया, फिर ये खबर जब मद्रास पहुंची तो मद्रास से बहुत सारे लोग, जिसमें क्लाइव भी था शामिल, सभी लोग दिल्ली, कासिम बाजार, कलकत्ता भेजा गया। और इन लोगों ने आसानी से कासिम बाजार फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। जो सिराज का आदमी था उसने सरेंडर कर दिया सीधे। फिर अंग्रेजों ने प्रेशर डाला कि हाँ समझौता करो, तो सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि कर ली। अलीनगर की संधि इतनी ज़्यादा डिसग्रेसफुल थी कि लोगों का कहना है कि जब अलीनगर जैसा संधि करना था तो फिर कासिम बाजार फैक्ट्री पर हमला ही क्यों किया। ठीक है, अलीनगर की संधि हुई जिसमें सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को बहुत सारे कॉन्सेशन दिया और उसकी सारी बातों को लगभग मान लिया। उनको सिक्का जारी करने का भी अधिकार दिया। लेकिन यहीं से अंग्रेज रुके नहीं। अंग्रेजों ने मीर जाफर, जो इसका रिश्तेदार ही था, सेनापति पहले था, लेकिन सिराजुद्दौला ने उसे सेनापति के पद से हटा दिया था। फिर जगत सेठ थे, अमित चंद थे, वहाँ बहुत सारे ऐसे व्यापारी थे। सभी से सिराजुद्दौला ने, अंग्रेजों ने एक कॉन्स्पिरेसी हैच किया। अब यहाँ जो विश्वासघात की बात है, मैं आपको फिर आप इसे सुनकर आपको एक नई बात समझ में आएगी कि उस जमाने में क्या बात था कि जो व्यापारी लोग थे, जो सेठ लोग थे, वो काफी इन्फ्लुएंशियल थे, काफी पैसे वाले थे। अंग्रेज जो व्यापार करते थे तो अंग्रेज डायरेक्ट भारत के गांवों में जाकर व्यापार नहीं करते थे। अंग्रेज इन व्यापारियों के माध्यम से व्यापार करते। ये व्यापारी भारत के और बंगाल के देहातों से सामान को लेकर अंग्रेजों को देते और अंग्रेज उसे निर्यात करके लाभ कमाते। भारतीय व्यापारियों के लिए लाभ के मुद्दे अंग्रेज थे और अंग्रेजों के लिए सामान के स्रोत भारतीय व्यापारी थे। तो भारतीय व्यापारी को डायरेक्ट फायदा अंग्रेजों से हो रहा था। अब भारतीय व्यापारी जमींदारों को भी फाइनेंस करते थे, नवाब को भी फाइनेंस करते थे। नवाब को जब दिक्कत होती थी तो इन लोगों से कर्जा लेता। जमींदारों को जब ईयरली टैक्स देना है, पैसा घटा, तो इन लोगों से लेता। जैसे आज भी होता है, व्यापारियों से आप पैसा लेते हैं, उन्हें संरक्षण देना पड़ता है। आज भी सरकार वही नहीं करती है, चंदा लेती है, और जिन व्यापारियों से चंदा लेती है उसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देती है, वो हमारा बिहार हो या हमारा देश हो। यही स्थिति बंगाल में उस जमाने में थी। इसलिए व्यापारियों के लिए फायदेमंद अंग्रेज थे। स्वाभाविक था, नवाब उनसे पैसा लेते थे तो नवाब तो इनके लिए हानि के सौदा थे। लेकिन नवाब और जमींदार इंटरनली इन व्यापारियों को संरक्षण प्रदान करते थे। तो ये जो ऐसा सामंजस्य घालमेल था, इसीलिए जब संकट का समय आया तो व्यापारियों को लगा कि हमारा जो मॉनेटरी फायदा है वो तो अंग्रेजों से है।
तो यहां तो हर आदमी यही ना करता है कि जिससे आपका फायदा है, सही गलत आप देखते नहीं, जिससे फायदा उससे आप सट गए। वो डकैत है, वो बदमाश है, क्या है, इसकी आपकी चिंता नहीं रहती है। उस समय के बंगाल में भी यही हुआ। व्यापारियों को फायदा था अंग्रेजों से, और मीर जाफर को फायदा होना था अंग्रेजों से। तो टोटल यहां फायदे की राजनीति है। ये विश्वासघात सब बहुत दूर की बात है। हम अपने कन्वेनियंस से विश्वासघाती लोगों को कहते हैं। हमारे अगल बगल सभी जगह तो केवल अगर वैसे देखिएगा तो हर आदमी विश्वासघाती है। जो फायदे के लिए हमसे धोखा करे और दूसरे से मिल जाए, यही काम हुआ था 1757 के बंगाल में। भारतीय व्यापारी, उसको फायदा चाहिए था। मीर जाफर को सिराजुद्दौला ने सेनापति के पद से हटा दिया था, उसको नवाब बनने का फायदा चाहिए था, और ये सारा फायदा अंग्रेजों से होना था, है ना। तो सारे लोग अंग्रेजों के साथ मिल गए। जो भी रिपोर्ट्स है, उस समय अंग्रेजों के पास 1100 और 1300 2300 कुछ सैनिक ही थे। मात्र 2300 सैनिक, भारतीय सिपाही अंग्रेज सिपाही मिलाकर थे। सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक थे। सिराजुद्दौला को रिपोर्ट किया गया कि मीर जाफर आपके साथ विश्वासघात करेंगे। सिराजुद्दौला दौरे दौरे मीर जाफर के पास गया। मीर जाफर ने कहा कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे साथ हम क्या विश्वासघात करेंगे। तो सिराजुद्दौला ने उसे बहुत सीरियसली नहीं लिया, और सिराजुद्दौला को अंत तक इस कॉन्स्पिरेसी का पता नहीं चल पाया। 45,000 प्लस सेना, यानी 50,000 के प्लस सेना जब 23 जून 1757 को पलासी के मैदान में जुटी, तो मीर बदान और मोहनलाल दो ही लोग इसके तरफ से लड़े, और कुल मिला के 500 सैनिक कहा गया। मतलब 45,000 प्लस सैनिक में केवल 500 सैनिक सिराजुद्दौला के लिए लड़े। सारे सैनिक अंग्रेजों के पक्ष में चले गए, न्यूट्रल हो गए, लड़े ही नहीं। ऑन द फील्ड सिराजुद्दौला को पता चला कि मेरे साथ विश्वासघात हो गया, और लेकिन ये समझते समझते तो सारा मौका खो चुका था, वहां से भागा। बाद में मीर जाफर के बेटे मीरान ने उसका पीछा किया और उसे मार डाला। तो 1757 एक टर्निंग पॉइंट है ये हर तरह से, क्योंकि अब भारत में जो कंपनी व्यापार करने आई थी, उस कंपनी ने भारत के लोगों के सहयोग से ही पहली बार भारत के किसी नवाब को हराया। हालांकि इससे पहले फ्रांसीसी कर्नाटक के नवाब को हरा चुके थे, लेकिन यहां भी हुआ कि जब इस तरह की घटना हुई तो बंगाल का नवाब थोड़ा बड़ा नवाब था, तो इस तरह से बंगाल में एक व्यापारिक कंपनी, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल कंपनी हो जाती है। और तब अमित चंद का तो दुर्गति ही हुआ, और जगत सेठ का भी धीरे धीरे दुर्गति होगा, और आगे चलकर फिर उनका बहुत ज्यादा दुर्गति होगा। जो सेठ कभी विश्व के सबसे बड़े और धनी नवाबों में आया, खैर उसकी दुर्गति हुई, क्योंकि उस जमाने में उन लोगों को फ्यूचर का आइडिया नहीं था कि अंग्रेज किस प्रक्रिया के जनक हैं और आगे उनको किस तरह से जाना है, क्योंकि उनके अंग्रेजों के प्लान ऑफ एक्शन में भारतीय व्यापारी कहीं नहीं बैठते थे। क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेजों ने बिचौलियों को खत्म किया और सीधे व्यापार पर नियंत्रण कर लिया, क्योंकि बिचौलियों को होने वाले लाभ को उन लोगों ने तभी तक बर्दाश्त किया जब तक उन लोगों को उनकी जरूरत थी। जैसे ही बिचौलियों की जरूरत खत्म हुई, इन बिचौलियों को अंग्रेजों ने फिनिश कर दिया। आज भी यही होता है, लेकिन फिर भी बिचौलिया समझता नहीं है। तो खैर 23 जून 1757 को जो पलासी का युद्ध हुआ, वो भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन का समय है। भारत में एक नए युग का प्रारंभ है, जब एक व्यापारिक कंपनी पॉलिटिकल पावर को अक्वायर करती है। और बंगाल का मतलब उस समय आज का बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश सभी था। जैसा मैंने पहले भी बताया, हमारा बिहार भी अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। इससे पहले ही बिहार में साल्ट फैक्ट्री यानी जो सोरा था, उसके व्यापार पर अंग्रेजों ने नियंत्रण कर लिया था। और
बिहार में पटना में उन लोगों ने अपनी फैक्ट्री बना दी थी, और बार बार करूँ कि फैक्ट्री का मतलब होता है गोडाउन। तो प्लासी का युद्ध के साथ ही बंगाल का फॉर्चून बदला, तो हमारा भी फॉर्चून बदला, यानी बंगाल के साथ साथ बिहार का भी फॉर्चून बदला। 1757 में जब मीर जाफर नवाब बना, तो मीर जाफर जब नवाब बना और युद्ध जीते लोग, तो खजाना देखा गया, तो लोगों को लगा कि खजाना तो खजाना होगा, पता चला कि खजाना खाली है। अंग्रेजों ने मीर जाफर से कहा कि तुम नवाब बने हो, कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमको कैसे कॉम्पनसेट करते हो। मीर जाफर पर 24 लाख लगभग, आगे पीछे हो सकता है, 24 लाख के आसपास का सालाना देनदारी तय हुआ। इसके बाद नवाबों को गिफ्ट भी, उपहार भी चाहिए हमेशा। मीर जाफर के पास स्थिति और व्यापार का मिसयूज भी अंग्रेज उतने ही करेंगे। तो 1757 जो है, एक अंग्रेज लेखक ने लिखा, नहीं, बंगाली लेखक ने लिखा है, बिगिनिंग ऑफ इटर्नल ग्लूम फॉर इंडिया। भारत के लिए न खत्म होने वाली रात की शुरुआत हुई, यानी भारत के फॉर्चून में अंग्रेजों ने वह रात, कालिमा भरी रात लाई जिसकी कभी सुबह नहीं हुई, और भारत ब्लीड कर गया। भारत का एक एक मतलब कतरा खून अंग्रेजों ने चूस लिया, जिसका खामियाजाना आज भी भारत भुगत रहा है। इसलिए जब नवाब की स्थिति खराब होती चली गई, तो नवाब के पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वह अपना काम धंधा चला सके। कहा जाता है कि अंग्रेजों को गिफ्ट और उपहार देते देते मीर जाफर को अपने घर के सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़े। बाद में मीर जाफर को लगा कि अरे ये कैसी नवाबी है कि नवाब तो हम हैं, चलता भी कुछ नहीं है, जो अंग्रेज चाहते हैं वही होता है, और इस नवाबी को बनाए रखने के लिए अगर घर के बर्तन बासन में बेचना पड़े, बर्तन बासन नवाबों का मतलब ये नहीं कि प्लास्टिक का मग और गिलास बेच रहा है, उसके सोने चांदी के जो, वो सब भी गिरवी रखना पड़ा। धीरे धीरे मीर जाफर को लगा कि नवाबी तो एकदम से बेकार है, न रहे नवाबी वही अच्छा है। तो मीर जाफर पर जब टैक्स एक्यूमुलेट किया, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को पर दबाव डाला कि 3 जिला, जो बर्धमान था, 24 परगना था, और एक और जिला, अंग्रेजों ने कहा कि तुम हमको दे दो, उसका टैक्स हम वसूलेंगे। मीर जाफर ने कहा कि हम वो जिला नहीं देंगे, क्योंकि उस जिले से जो निर्धारित आय थी 54 लाख रुपए प्रति साल थी। लेकिन इस पर विवाद बढ़ता चला गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर से कहा कि नहीं पैसा दोगे तो तुमको हटा देंगे। मीर जाफर ने कहा कि हटा दो। अंग्रेज केवल दबाव डालना चाहते थे कि दबाव में मीर जाफर उनको पैसा देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन मीर जाफर ने ऐसा नहीं किया। तब इन लोगों ने कैंडिडेट खोजना शुरू किया, और फिर मीर कासिम को इन लोगों ने खोजा, जो मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था, और मीर कासिम एक योग्य व्यक्ति था। फिर एक दिन सुबह सुबह जब मीर जाफर जगा, तो उसने देखा कि उसके महल के चारों तरफ सिपाही खड़ा है, अंग्रेज खड़े हैं चारों तरफ से। मीर जाफर ने अपने लोगों से पूछा कि ये कौन है। लोगों ने कहा कि अंग्रेजों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, और अंग्रेज आपको नवाब के पद से हटाना चाहते हैं। मीर जाफर बड़ा मुस्कुराया, हंसा, और मीर जाफर ने कहा कि इसकी जरूरत क्या थी, अंग्रेजों को इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी। अंग्रेज केवल कहते, हम तो नवाबी खुद ही छोड़ना चाहते थे, और चुपचाप छोड़ देते। तो 1760 में मीर जाफर हटा और मीर कासिम नवाब बनता है। कुछ लोगों ने इसको इतिहास में 1760 की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ 1760 कहा है, लेकिन ये रिवॉल्यूशन नाम की कोई चीज इसमें है नहीं इन्वॉल्व, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कहा है। तो 1760 में मीर जाफर हटता है और मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है। तो हमारे राज्य, क्योंकि मीर कासिम फिर बिहार से जुड़ेगा जब मुंगेर में उसकी राजधानी बनेगी,
तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो हम लोग इस वीडियो का आज यही रोकते हैं। अगले वीडियो में फिर कल परसों में आपसे मुलाकात होगी, और इस पीरियड में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम बिहारी हैं, बिहार के हैं और बिहार के ही रहेंगे। आप सभी बिहारियों से मेरा निवेदन है कि जो बिहार के प्रति आपका कोई भी सोच है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अंत में जाते जाते क्रॉनिकल एकेडमी की तरफ से यूपीएससी और बीपीएससी के लिए क्वालिटी टीचिंग के साथ हमारे यहाँ नाच गाना और चुटकुलों से पढ़ाई नहीं होती है। हम लोग बिहार की परंपरा के शिक्षक हैं। हम लोग 30 साल प्लस से शिक्षण करवा रहे हैं। मैं तो 35 साल से करवा रहा हूँ। मेरे जो भी शिक्षक हैं 25-30 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, और हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी और बीपीएससी के लिए किस शिद्दत के साथ पढ़ाया जाता है। और हम लोग मजाक और बेवजह एडवर्टीजमेंट, बेवजह प्रचार नहीं करते हैं। हम लोगों ने बिहार के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग 1 साल का देने का फैसला किया है, और यूपीएससी और बीपीएससी दोनों ही कोर्स के लिए। इसमें केवल टैक्स आपको देना है, और कुछ जो हमारा स्टडी मटेरियल का पैसा है वही देना है, नामांकन शुल्क देना है। कोचिंग फी टोटल फ्री है। आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए, हमारे नंबर पर 933410-239 पर बात करें और फिर आकर लें, क्योंकि हर बैच में हम 60 ही बच्चे को पढ़ाएंगे। हम 100, 200, 500, 2000 का बैच कभी नहीं चलाए। जब मेरे पास 10-10 बैच हुआ करते थे तो भी हम लोग 40-45 का ही बैच चलाते थे। आज भी हम लोग वही चलाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि शिक्षा, जब शिक्षक और स्टूडेंट का आंखें मिले आपस में, शिक्षक स्टूडेंट का चेहरा देख सके, वही क्लास होता है। बाकी बाराती है या मैदान में भाषण है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं।